हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लेसन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में कोई भी बैंक अपनी किसी शाखा का स्थानांतरण किसकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक के बिना नहीं कर सकता है। कोई भी बैंक अपनी किसी भी ब्रांच का ट्रांसफर किसकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता है? आरबीआई से पहले अनुमति लेना पड़ेगा ब्रांच ट्रांसफर करने से पहले। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किस संस्था द्वारा एकत्रित किया जाता है और प्रकाशित करेगा? तो आरबीआई करेगा। विदेशी व्यापार से संबंधित जो भी आंकड़ा है और प्रकाशित दोनों ही कौन करेगा? आरबीआई। ओके। स्फीति का नियंत्रित करने के लिए आरबीआई रेपो दर पर क्या परिवर्तन करता है? वृद्धि करता है। ओके। मुद्रास्फीति कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट में क्या परिवर्तन करता है? वृद्धि करता है। स्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रिवर्स रेपो दर में क्या करता है? वृद्धि करता है। रिवर्स रेपो में दर में क्या करता है? वृद्धि करता है। और रेपो रेट में भी वृद्धि करता है। स्फीति को नियंत्रित करने के लिए रिवर्स रेपो हो या रेपो हो, दोनों वृद्धि करता है। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करके कीमत को, प्राइस को कंट्रोल करना है। कौन करेगा? आरबीआई करेगा। आरबीआई की आय का एक प्रमुख स्रोत क्या है? सरकारी बॉन्डों से ब्याज जुटाना। ओके। सरकारी बॉन्ड से ब्याज जुटाना ये आरबीआई का प्रमुख स्रोत भी है। आय का एक प्रमुख स्रोत सरकारी बॉन्ड से आय जुटाना। बैंक ऋण पर ब्याज से प्राप्त आय किसकी आय का स्रोत है? आरबीआई का है। बैंक ऋण पर ब्याज से प्राप्त आय किसकी आय का स्रोत है? आरबीआई का है। ओके। सोने के भंडार से लाभ किसकी आय का स्रोत है? आरबीआई का है। सोने के भंडार से लाभ किसकी आय का स्रोत है? आरबीआई का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया किस श्रेणी की संस्था है? बैंक के अंतर्गत में आता है, ताकि बीमा में बीमा को कंट्रोल कौन करता है? IRDA। ठीक है। 280 में किसका वर्णन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आर्टिकल्स के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्या है? बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? बैंक है। ओके। केनरा बैंक किस प्रकार की बीमा संस्था है? बैंक है। केनरा बैंक। ओके। जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया? 86 में। 1786 में। 1700 ना 1900। ओके। जनरल बैंक ऑफ इंडिया की 1786 में किया गया था। इसी समय में 86 में ही 76 में महारानी को सम्राज्ञी घोषित किया गया था। उसके 76 में तो 10 साल बाद जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दिया गया था। ओके। जनरल बैंक ऑफ इंडिया 10 साल बाद किया गया, जिससे महारानी सम्राज्ञी घोषित किया गई थी भारत की। ओके। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस वर्ष की गई? 90 में। 1790 में किया गया। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1790 को किया गया था।
भारतीय द्वारा प्रबंधित सीमित दायित्व का प्रबंधन भारतीय बैंक कौन करता है? अवध कॉमर्शियल बैंक। भारतीयों के द्वारा प्रबंधित सीमित दायित्व का प्रथम भारतीय बैंक कौन था? अवध कॉमर्शियल बैंक था, जो भारतीय ही कंट्रोल कर रहा था, भारतीयों के द्वारा ही कंट्रोल हो रहा था। ये भारत का पहला बैंक है। कौन सा? अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक था। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में होती है। कब होती है? 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना होती है। ओके। और ये अवध कॉमर्शियल बैंक भारतीयों के द्वारा प्रबंधित होता है, यानी कंट्रोल मैनेजिंग होता है। ये पहला बैंक है भारत का और इसकी स्थापना 1881 में हुआ था। ओके। निम्न में से कौन सा बैंक सूचीबद्ध बैंकों में सम्मिलित है? यूनाइटेड कमर्शियल बैंक जो है बैंकों में सूचीबद्ध है। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ये बैंकों में सूचीबद्ध है। और मुद्रास्फीति कंट्रोल कौन करेगा? आरबीआई। सेबी की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नीति आयोग नरेंद्र मोदी के शासनकाल के बाद स्थापना होता है, 1915 में। इनमें से कौन सा बैंक है? इंडियन बैंक जो है एक बैंक है। वित्त आयोग का स्थापना कौन करता है? आरबीआई, ये राष्ट्रपति करता है। नीति आयोग के हेड प्रधानमंत्री होता है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया क्या है? बैंक है। यूनाइटेड बैंक क्या है? आपका एक बैंक है। देना बैंक किस श्रेणी में आता? बैंक है। किस बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1806 को। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1806 को हुआ था। ओके। और 1906 में तो मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। 100 साल पहले बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हो गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना से पहले 100 साल बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 को हुआ था। ओके। 1843 में सिंध को भारत में मिला लिया था एलन ब्रो ने। ओके। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? 40 में। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे का और बैंक ऑफ बंगाल का 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में किया गया था। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था? 1921 में। ओके। 1921 में जिस समय अशोक असहयोग आंदोलन चला था ना, उसी समय के दौरान इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में किया गया। ओके। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955 को। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में किया गया था।
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को मिलाकर कौन सा बैंक बनाया गया? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर बनाया गया। बैंक ऑफ बीकानेर एंड स्टेट ऑफ जयपुर दोनों मिलाकर के बीकानेर और जयपुर दोनों नाम रख दिया गया है। ठीक है, स्टेट ऑफ बीकानेर एंड जयपुर नाम बना। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का SBI में विलय कब हुआ? 2008 में, जुलाई 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का SBI में विलय कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का SBI में विलय कर दिया गया था 2008 को। ओके, और नवरत्न जैसा स्टेटस 2009 के आसपास चालू हुआ था। ओके, निम्न में से कौन सा बैंक सूचीबद्ध बैंकों में सम्मिलित है? न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ओके, कौन सा बैंक जो है सूचीबद्ध बैंकों में सम्मिलित है? तो वो कौन है? न्यू बैंक ऑफ इंडिया होगा। ये बैंक जो है सूचीबद्ध बैंकों में सम्मिलित है। OE बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ कॉमर्स की श्रेणी में आता है, बैंक में आता है। ओके, OE बैंक ऑफ कॉमर्स की श्रेणी में आता है, बैंक में आता है। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में क्यों शामिल नहीं है? यह शुरुआत से ही राज्य संचालित वित्तीय संस्था रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकृत बैंकों में क्यों सूची में शामिल नहीं है? क्योंकि यह शुरुआत से ही राज्य संचालित वित्तीय संस्था रही है। इसका राज्य संचालित फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का विज्ञापन पंक्ति क्या है? विथ यू ऑल द वे। विथ यू ऑल द वे स्टेट ऑफ इंडिया का विज्ञापन स्लोगन है, विज्ञापन पंक्ति है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में है। ओके, SBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। RBI का भी मुंबई में है। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला कॉमर्शियल बैंक कौन है? वाणिज्य बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक है। ओके, जीवन बीमा क्षेत्र में यानी बीमा के क्षेत्र में कॉमर्शियल बैंक पहला कौन है देश का? तो SBI है। SBI है बीमा के क्षेत्र में पहला बैंक। ओके, भारतीय द्वारा पहला बैंक से प्रबंधित PNB है। ठीक है, 1894 को स्टैब्लिश किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक का विदेशी कार्यालय कितने देशों में स्थित है? 28 देशों में है। SBI का कार्यालय कहाँ है? 28 देशों में है। SBI का कार्यालय 28 देश में है। भारतीय स्टेट बैंक के कुल कितने विदेशी कार्यालय हैं? 59 है। विदेशी कार्यालय 59 है, जबकि विदेश में कार्यालय कितने देश में है? 28 देश में 59 कार्यालय है। 28 दूना 56, 56 से 3 ज्यादा। ओके, 59 कार्यालय है SBI का विदेश में केवल कार्यालय 59 है। कितने देश में? तो 28 देश में। 15 अप्रैल 1980 को कितने अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 80 में किया गया था 6 बैंकों। ओके, 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक में किया गया था। ओके, 15 अप्रैल को 5 1 6 होता है, जोड़ करके याद रखिएगा 6 बैंकों को किया गया था 15 अप्रैल 1980 को। और 80 में ही क्या किया गया था? लाइसेंस से फ्री इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की कोशिश किया गया था।
19 जुलाई 1969 को किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 50 करोड़ से अधिक जमा वाले बैंक को किया गया था। 19 जुलाई 1969 को किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 50 करोड़ से जो अधिक जमा कैले था ना बैंक, उसको किया गया था राष्ट्रीयकरण। ओके, 50 करोड़ से जो ज्यादा कैले था ना जमा, उसी को किया गया था राष्ट्रीयकरण। कब? 19 जुलाई 1969 को। ओके, 69 को, जबकि 80 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। अनुसूची बैंक बनाने के लिए प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित कोष का न्यूनतम योग कितना होना चाहिए? 5 लाख होना चाहिए। ओके, अनुसूचित जो बैंक है उसके लिए प्रदत्त पूंजी और रिजर्व कोष का न्यूनतम योग कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम योग कितना होना चाहिए? 5 लाख होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए? 5 लाख। क्या किसका? प्रदत्त पूंजी और रिजर्व कोष। प्रदत्त पूंजी और रिजर्व कोष का योग कितना होना चाहिए? कम से कम 5 लाख होना चाहिए, दोनों का योग के। ओके, सार्वजनिक बैंक के वे बैंक होते हैं जिनमें सरकार की धारिता कितने प्रतिशत से अधिक होती है? 51% से अधिक होता है वो सार्वजनिक बैंक कहलाएगा। ओके, यानी वोट परसेंटेज हाई हो, वोट परसेंट में वेटेज हो सरकार का, तब वह सार्वजनिक बैंक कहलाएगा। जैसे 51%। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कब किया गया था? पीएनबी का 1993 में किया गया था। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में कर दिया गया था। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का नहीं बल्कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया था 1993 में किया गया था। जबकि 1894 स्टैब्लिश किया गया था, पहला भारतीय बैंक के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। ओके, 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक का विलय किस बैंक में किया गया था? बैंक ऑफ बड़ौदा में। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक को मिला दिया गया था 19 में किसे मिलाया गया था? बड़ौदा को। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला दिया गया। नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया किसे? विजया बैंक को, 1 अप्रैल को। 30 अगस्त 2019 को राष्ट्रीयकृत बैंकों के बेहद विलय की घोषणा किसने की थी? निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री। 30 अगस्त 2019 को राष्ट्रीयकृत बैंकों की बड़े विलय की घोषणा किसने की थी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय किस बैंक में किया गया था? पीएनबी में। ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स का पंजाब में किया गया था, पीएनबी में। ओके, विजया बैंक का बड़ौदा में। आंध्रा बैंक का विलय किस बैंक में किया गया था? यूनियन बैंक में। आंध्रा बैंक का विलय किस बैंक में किया गया था? यूनियन बैंक में किया गया था आंध्रा का विलय। आंध्रा बैंक का विलय किस बैंक में किया गया था? तो यूनियन बैंक में किया गया था आंध्रा का। कॉर्पोरेशन बैंक का विलय किस बैंक में किया गया था? यूनियन बैंक में। कॉर्पोरेशन बैंक का विलय किस बैंक में किया गया था? तो यूनियन बैंक में किया गया था। ओके, कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक में। पीएनबी में किसका किया गया था? कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी जस्ट बताए थे। विजया बैंक का विलय बड़ौदा में हुआ था। 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी विलय के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी रह गई थी? 12। 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी विलय के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी रह गई? सार्वजनिक क्षेत्र का 12 गो रह गया था। संघीय बजट 2020-21 में अनुसूचित बैंकों में जमा धनराशि के बीमा कवर को कितने से बढ़ाकर कितना किया गया था? 1 से 5 लाख किया गया है। संघीय बजट में 2021 में जो बैंक में जमा धनराशि है उसके बीमा कवर को, जमा धनराशि के बीमा कवर को कवर कितने बढ़ाया गया था? 1 से कर दिया गया 5 लाख। ओके, डिपॉजिट इंश्योरेंस एवं क्रेडिट गारंटी निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा किससे संबंधित है? जमा बीमा कवर से है। ओके, जमा बीमा कवर से। डिपॉजिट इंश्योरेंस एवं
क्रेडिट गारंटी निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा किससे है? तो जमा बीमा कवर से है। बैंकों द्वारा वितरित किए गए ऋण का वह भाग जिसका निष्पादन बेहतर नहीं होता है क्या कहलाता है? गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति कहलाएगी। बैंकों द्वारा वितरित किए गए ऋण का वह भाग जिसका निष्पादन बेहतर नहीं होता है क्या कहलाता है? गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति कहलाती है। ओके, एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाता है। बैंकिंग विनियमन हेतु मानक विकसित करने के लिए बेसल समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1974 में बेसल समिति का गठन किया गया था। ओके, बैंकिंग विनियमन हेतु मानक विकसित करना। ओके, क्या पैमाना है ये विकसित करने हेतु बेसल कमेटी का गठन किया गया था? कब? 74 में किसका गठन किया गया था? बेसल कमेटी का। ओके, इसका क्या उद्देश्य था? मानक विकसित करना था। ओके, पैमाना 74 में किया गया था। बेसल कमेटी में किन संस्थानों की केंद्रीय बैंक सम्मिलित है? यूरोपियन बैंक है। बेसल कमेटी में किन संस्थानों को केंद्रीय बैंक सम्मिलित है? यूरोपियन संघ शामिल था। यूरोपियन संघ बेसल समिति में किन संस्थानों के केंद्रीय बैंक सम्मिलित था? तो यूरोपियन संघ के। बेसल कमेटी का मुख्यालय किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड में है। मानक विकसित करना था, स्विट्जरलैंड में है बेसल कमेटी का मुख्यालय। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। बेसल 1, 2, 3 मानक किससे संबंधित है? बैंक के जोखिम प्रबंधन से है। ओके, बैंक के जोखिम प्रबंधन से है। 1, 2, 3 बेसल 1, 2, 3 कहलाता है। ये पैमाना है, मानक है। ओके, इसको कहते हैं बैंक जोखिम प्रबंधन। बेसल मानक बैंकों को किससे निपटाने के लिए उचित व्यवस्था करने की सलाह देती है? आकस्मिक संकट से देती है। मानक बेसल मानक बैंक है, इसको किससे निपटने के लिए उचित व्यवस्था करने की सलाह देता है? तो आकस्मिक संकट से निपटने की सलाह देता है। 3 गो इसका शेड्यूल किया गया है। बेसल मानकों के अनुसार बैंक अपनी एनपीए समस्या से निपटने के लिए किसे पूरा करे? ऋण वितरण की प्रक्रियागत नियम का। ऋण वितरण की प्रक्रियागत नियम जो है इसका यूज करें एनपीए समस्या से निपटने के लिए। ओके, एनपीए समस्या से निपटना है तो क्या करना पड़ेगा? ऋण जो वितरित करते हैं उसको प्रक्रियागत नियम से चलना होगा। बेसल मानकों में न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं का उद्देश्य क्या है? जोखिम कम करना। बेसल मानकों में न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं का उद्देश्य है। न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता का उद्देश्य क्या है? इसका मतलब है जोखिम को कम करना। ओके, डाउन पेमेंट कहिए कि एक तरह से जोखिम को और कम करता है। जी हाँ, अगर आप पहले पैसा दे दीजिएगा तो सामने वाला के पास जोखिम कम जाएगा ना। क्या बेसल 3 सहित सभी बेसल मानकों का व्यापक उद्देश्य क्या है? बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करना है। बेसल 3 यानी थर्ड स्टेज में जो बेसल 3 है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बेसल मानकों की व्यापक उद्देश्य ये है कि बैंकिंग जो प्रणाली है उसको सुदृढ़ करना है बेसल 3 के अंतर्गत में। ओके, बैंकिंग की जो सिस्टम उसको सुदृढ़ करना है। ओके, तरलता प्रबंधन के अंतर्गत मंदी की स्थिति में अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए आरबीआई किस दर में कमी करता है? तो रेपो रेट में करता है। ओके, तरलता बढ़ाने के लिए रेपो रेट में कमी करता है। ओके, रेपो रेट में क्या कर देगा? रेट को कम कर देगा। ओके, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए मंदी की स्थिति में तरलता बढ़ाने हेतु आरबीआई किस दर में कमी करता है? रिवर्स रेपो दर में कमी करता है। मंदी की स्थिति में तरलता बढ़ाने हेतु
आरबीआई किस दर में कमी करता है? रिवर्स रेपो रेट में तभी घटाएगा जब मंदी की स्थिति हो। ओके, इससे क्या होगा? मंदी की स्थिति यही तब तरलता बढ़ाना होगा। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में करता है कमी। ओके, रेपो एवं रिवर्स रेपो दरों में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है? तरलता में कमी होता है। रेपो एवं रिवर्स रेपो दरों में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है? तरलता में कमी पाई जाती है। रेपो हो या रिवर्स रेपो हो, उसकी वृद्धि से अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है? तरलता में कमी पाई जाती है। आरबीआई की खुला बाजार कार्यवाही का आशय क्या है? सरकारी बॉन्डों का क्रय विक्रय करना। आरबीआई का खुला बाजार कार्यवाही का मतलब क्या है? सरकारी बॉन्डों को क्रय विक्रय करना होता है। आरबीआई की आय का प्रमुख स्रोत ये कौन है? विदेशी मुद्रा लेन देन। आरबीआई का जो प्रमुख स्रोत है विदेशी मुद्रा लेन देन है और सरकारी बॉन्डों से भी ब्याज कमाता है। ठीक है, सरकारी बॉन्डों से ही आरबीआई। और एक और है प्रमुख स्रोत, ये विदेशी मुद्रा लेन देन है। नोट छपाई से प्राप्त लाभ किस संस्था की आय का स्रोत है? आरबीआई का है। नोट छपाई से लाभ होता है ना, जी हाँ, एक ही संस्था का स्रोत है तो आरबीआई का है। ओके, खुले बाजार परिचालन से प्राप्त आय किस संस्था की आय में सम्मिलित होती है? आरबीआई की होती है। खुले बाजार परिचालन से प्राप्त आय में किस संस्था की आय से सम्मिलित होती है? आरबीआई से। सेवाओं के बदले शुल्क से आय प्राप्त करने वाली संस्था कौन सी? आरबीआई है। ओके, सर्विस के बदले आय, सर्विस के बदले आय जो देता है उससे प्राप्त करने वाली प्रमुख संस्था कौन है? आरबीआई है। ओके, सोने के भंडार के लाभ किसकी आय का स्रोत है? आरबीआई का है। बैंक ऑफ बड़ौदा किस प्रकार की संस्था है? बैंक का है। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है? बैंक की संस्था है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र किस श्रेणी में आता है? बैंक में आता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है किस श्रेणी में आता है? बैंक में आता है। यूनियन बैंक भी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी बैंक है, देना बैंक भी बैंक है, केनरा बैंक भी बैंक है, सिंडिकेट बैंक भी बैंक के है। ठीक है, सिंडिकेट बैंक है। भारत में पहला व्यापारिक बैंक कौन था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। जनरल बैंक ऑफ इंडिया जो था पहला व्यापारिक बैंक था भारत में। पहला व्यापारिक बैंक कौन था भारत का? जनरल बैंक ऑफ इंडिया था। 1790 में स्थापित बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस प्रकार का बैंक था? यूरोपियन था। 1790 में स्थापित बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस प्रकार का बैंक था? यूरोपियन बैंक था। ओके, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस वर्ष हुई? 1790 में। ओके, और ये किस प्रकार का बैंक था? यूरोपियन बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। प्रारंभिक प्रारंभिक स्थापित बैंक जैसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान किसके द्वारा संचालित था? यूरोपियन करता था बैंक ऑफ हिंदुस्तान को। कौन संचालित करता था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान को। नाम था हिंदुस्तान लेकिन यूरोपियन कंट्रोल कर रहा था। ओके, अवध को पहला भारतीय कर रहा था। ठीक है, पूर्ण रूप से भारतीय द्वारा प्रबंधित बैंक कौन था? पंजाब नेशनल बैंक था। ओके, और अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 को होता है। अवध वाला था 81 में। पूर्ण रूप से भारतीय द्वारा प्रबंधित बैंक कौन था? पीएनबी था।
ओके, पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? 1894 को। पीएनबी की स्थापना 1894 को होती है, जो पूर्ण रूप से भारतीय द्वारा मैनेजिंग था। ओके, भारतीय द्वारा मैनेजिंग था, द्वारा मैनेज किया जाता था। 1894 में स्थापित किया गया था किसे? पीएनबी को। इंडियन ओवरसीज बैंक किस श्रेणी में आता है? बैंक में इंडियन ओवरसीज बैंक है। इलाहाबाद बैंक की किस प्रकार का बैंक ही है? इंडियन भी है बैंक। दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत बैंकों में से एक कौन था? आंध्रा। दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक कौन था? आंध्रा था। द्वितीय चरण में राष्ट्रीयकृत किया गया था किसे? आंध्रा को। देना बैंक है, ठीक है। दूसरे चरण में किया गया था आंध्रा बैंक को राष्ट्रीयकृत। दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में कौन शामिल था? कॉर्पोरेशन बैंक। ओके, आंध्रा बैंक के साथ साथ कॉर्पोरेशन बैंक भी था द्वितीय चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में। ओके, देना बैंक है, इंडियन बैंक भी बैंक है, लेकिन द्वितीय चरण में राष्ट्रीय बैंक कॉर्पोरेशन बैंक हो गया, आंध्रा बैंक भी हो गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र मद्रास की स्थापना किस वर्ष हुई? 43 में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 43 में होता है, 1 साल पहले सिंध के जीतने से 43 में किया गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र करें, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 43 में किया गया था। ओके, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 43 में किया गया था। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 40 में किया गया था। ओके, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 40 में किया गया था, 40 में। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर किस बैंक की स्थापना की गई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किया गया। ओके, तीनों बंगाल, बॉम्बे, मद्रास तीनों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक बनाया गया। ओके, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाएगा। देखो, इंपीरियल कैडेट कॉर्प किसने बनाया था? कर्जन ने बनाया था। क्या था ये? एक मिलिट्री ट्रेनिंग देने वाला था, ठीक है, भारतीय राजा तथा सामंतवादी के बच्चे को। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकृत क्यों नहीं हुआ? इसलिए क्योंकि राज्यों द्वारा इसे वित्त प्रोवाइड करता था। ओके, ये पहला भारतीय द्वारा पंजाब नेशनल बैंक था, पीएनबी प्रबंधन। ओके, 1881 में कि 94 किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीयकरण के लिए उपरांत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या रखा गया है? आरबीआई का एसबीआई नाम रखा गया। राष्ट्रीयकरण के उपरांत इंपीरियल बैंक का नाम बदल के क्या रखा गया? एसबीआई, ठीक है। पहले इंपीरियल बैंक बनता 3 बैंक को मिला करके, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल। ओके, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास को मिला करके इंपीरियल बनता है। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम राष्ट्रीयकरण कर देता है, फिर इसे एसबीआई नाम करता है। और इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था तो 1955 में 1 जुलाई 1955 को किया गया था। 1959 में कितने क्षेत्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर स्टेट बैंक में सहायक का दर्जा दिया गया था? 8 का 1959 में। ओके, 4 साल बाद इंपीरियल बैंक जब स्थापित होता है ना 1955 में, उसके 4 साल बाद जो थे राष्ट्रीयकृत कर स्टेट बैंक के सहायक का दर्जा दिया गया। ये स्टेट बैंक का सहायक कौन था? 8 था। ओके, क्षेत्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर क्षेत्रीय जो बैंक था उसे राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, फिर इसे स्टेट बैंक के सहायक के दर्जा दिया गया था। कितने बैंक था? तो 8 था। 1959 में किया गया था। ओके, 1959 कितने क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकृत कर स्टेट बैंक की सहायक का दर्जा दिया गया? तो 8 को। एसबीआई में विलय स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का भले स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का एसबीआई में विलय कब हुआ? 2009 में, जून 2009 में हुआ था।
और सौराष्ट्र का 2008 में, एक साल पहले, सौराष्ट्र वाला का एक साल पहले। इंदौर वाला का बैंक ऑफ इंदौर जो था ना, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, उसको SBI में 2009 में मिलाया गया था, जून के 2009 में। सौराष्ट्र का 2008 में मिला लिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को SBI में विलय किया गया। शेष 5 सहायक बैंक को तथा भारतीय महिला बैंक का SBI में विलय कब किया गया? 17 में, 1 अप्रैल 2017 को किया गया था। शेष 5 सहायक बैंक था, अब भारतीय महिला बैंक था, उसको SBI में मिलाया गया था कब? 1 अप्रैल 2017 को। भारतीय महिला बैंक का SBI में विलय कब किया? 1 अप्रैल 17 को। ओके, पंजाब तथा सिंध बैंक क्या है? बैंक है एक प्रकार का। पूरी बैंक ऑफ कॉमर्स भी क्या है? एक बैंक है। विजया बैंक भी क्या है? एक प्रकार का बैंक है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, अब है नहीं, था ये सब कहिए, प्रेजेंट जैसे वीडियो बना रहा हूँ। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन था? SBI, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक। इसका स्लोगन है विथ यू ऑल द वे। ओके, विथ यू ऑल द वे। 1 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? SBI है। 1 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? SBI होगा। ओके, SBI है। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने के समय SBI ने विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी की थी। किसे किया था? कार्डिफ SA के साथ, कार्डिफ SA के साथ किया था। और ये पहला बैंक था जीवन बीमा में घुसने वाला SBI बैंक। ओके, जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने समय SBI ने किस विदेशी कंपनी के साझेदार पार्टनरशिप किया था? कार्डिफ SA के साथ किया था। विदेशों में सार्वजनिक कार्यालय किस भारतीय बैंक के हैं? SBI के हैं। सर्वाधिक 59 कार्यालय हैं 28 देश में। ठीक है। नाबार्ड ने SBI का किस दर्जे से सम्मानित किया है? नाबार्ड ने SBI को स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्थान के रूप में किया है। जुलाई 1969 1969 को कितने बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जुलाई 1969 को किया गया था। कितने बैंक का? 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्थान का दर्जा दिया गया है SBI को। किसने दिया? नाबार्ड ने। 15 अप्रैल 1980 को किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? जो 200 करोड़ से अधिक जमा किया था उसे 80 में किया गया था। 80 में 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। जो 200 करोड़ से अधिक का जमा पहले था उसको राष्ट्रीयकरण किया गया था। जबकि 69 में जो 50 करोड़ से अधिक जमा पहले था उसको किया गया था। 50 करोड़ वाला में 14 बैंक हो गया। ठीक है। और 1980 में 15 अप्रैल 1980 को किस प्रकार के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? जो 200 करोड़ से अधिक जमा पहले था ना उससे। अनुसूचित बैंकों वे होते हैं जो किसी अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित की हो। जी हाँ, RBI का दूसरी अनुसूची में सम्मिलित हो 1934 का। RBI का 1934 अधिनियम है, उसी का तो दूसरी अनुसूची। RBI का 1934 का जो अधिनियम है, एक्ट है, उसी का जो दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची किसे कहेंगे? जो RBI का 1934 के लिस्टिंग 2 में हो। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा कुल बैंक जमा का लगभग कितना प्रतिशत नियंत्रित किया जाता है? 91%। सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है
कुल बैंक जमा का लगभग कितना प्रतिशत कंट्रोल किया जाता है? 91%। पीएसयू में जो भी बैंक पीएसयू क्षेत्र का जो बैंक है, कुल बैंक के जमा का लगभग कितना प्रतिशत कंट्रोल किया जाता है? 91%। ओके। सार्वजनिक क्षेत्र सार्वजनिक बैंक वे बैंक होते हैं जिनमें सरकार की धारिता 51% होती है, कंट्रोल करना पड़ेगा 91%। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में किया गया था? पीएनबी में। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में किया गया था। ओके। विजय बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में। ओके। 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में। 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था। विजय बैंक का भी बड़ौदा में किया गया था। 1 अप्रैल 2019 को विलय के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी रह गई? 19 के बाद 17 रह गया था। ओके। 69 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है। 2019 में 1 अप्रैल 2019 के अनुसार अब कितने राष्ट्रीय बैंक रह गए थे? 17 को। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में किया गया था? पीएनबी में। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में किया गया विलय। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें? पीएनबी में किया गया था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का पीएनबी में मिलाया गया और यूनाइटेड बैंक को भी पीएनबी में मिलाया गया था। ओके। ओरिएंटल हो या यूनाइटेड हो, दोनों को ओरिएंटल और यूनाइटेड दोनों को पीएनबी में मिलाया गया था। देना बैंक, विजय बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में। सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक में किया गया था? केनरा बैंक में। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में। जी हाँ, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में किया गया था। इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है? इंडियन बैंक में। इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है? इंडियन बैंक में किया गया है। सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में मिलाया गया है। ओके। 30 अगस्त 2019 को घोषित बैंक विलय किस तिथि से प्रभावी हुआ है? 2020 से इफेक्टिव हो गया है। 1 अप्रैल 2020 से 30 अगस्त 2019 को घोषित बैंक जो है बैंक विलय किस तिथि से इफेक्टिव हो गया? घोषित बैंक विलय किस तिथि से इफेक्ट हो गया? तो 1 अप्रैल 2020 से इफेक्टिव हो गया है। ओके। अनुसूचित बैंकों में जमा धनराशि के लिए बीमा कवर बढ़ाए जाने की घोषणा किस बजट में की गई थी? 2021 में किया गया था। ओके। संघीय बजट 2021 में किया गया था। अनुसूचित जो बैंक है उसमें जो जमा धनराशि के लिए बीमा कवर बढ़ाया गया था की घोषणा किस बजट में किया गया था? 2021 में किया गया था। ओके। कितना? 1 से 5 लाख 1 से 5 लाख किया गया है जमा धनराशि पर बीमा कवर 1 से 5 लाख किया गया है। जमा बीमा प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? डिपॉजिटरी इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी निगम है। डिपॉजिटरी इंश्योरेंस एवं क्रेडिट गारंटी निगम है। क्रेडिट गारंटी निगम ये जो है जमा बीमा प्रदान करती है। जमा बीमा प्रदान करने वाली संस्था है कौन? डिपॉजिटरी DICGC डिपॉजिटरी इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी निगम होगा। जिस ऋण की किस्त एवं ब्याज का समय समय पर भुगतान नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? NPA कहा जाता है, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति कहा जाता है। ओके। ब्याज अब किस्त समय समय पर भुगतान नहीं होता उसे कहते हैं गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति कहा जाता है। यह बैंक द्वारा वितरित किया गया ऋण का वह भाग है जिसका निष्पादन बेहतर नहीं होता है, इसी को कहते हैं गैर निष्पादनकारी। ओके। समय समय पर ब्याज या किस्त जमा ना हो तब भी बैंक गैर निष्पादनकारी। वर्तमान में भारतीय बैंक कितने दिनों तक किस्त एवं ब्याज का भुगतान नहीं होने पर ऋण को NPA की श्रेणी में रखता है? 90 दिन तक नहीं हुआ तो NPA में चला जाएगा। वर्तमान में भारतीय बैंक कितने दिनों तक किस्त और ब्याज का भुगतान नहीं होता है तो ऋण को NPA की श्रेणी में रख दिया जाता है। 90 दिनों तक रख दिया जाता है। बेसल कमिटी ऑफ बैंक सुपरविजन का संक्षिप्त रूप क्या है? BCBS है। BCBS है। BCBS है। ओके।
जिसकी स्थापना कब किया गया था? 74 में। बेसल कमेटी का 1974 में, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, 3 कैटेगरी किया था बेसल कमेटी ने, जिसका उद्देश्य क्या था? बैंक के लिए मानक तय करना था। बेसल कमेटी में कितने देश सम्मिलित है? 27। ओके, 27। फरवरी 28 दिन का होता है विदाउट लीप में, तो एक दिन का। बेसल कमेटी में कितने देश है? 27 को। ओके, बेसल कमेटी का कार्यालय किस संस्था के परिसर में स्थित है? BIS के परिसर में बेसल कमेटी का कार्यालय कहाँ पर है? किस संस्था के परिसर में है? BIS के ही कार्यालय में है बेसल कमेटी का। BSBC का कार्यालय, BSBC का कार्यालय, BS का बेसल BCBS का कार्यालय BIS के पास परिसर में है। ओके, BIS का पूर्ण रूप क्या है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है BIS का फुल फॉर्म। ओके, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। वित्तीय तनाव की स्थिति में बैंकों को किस अवस्था में बनाए रखने के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं का सुझाव दिया था? शोधक्षम है वो। वित्तीय तनाव की स्थिति में बैंकों को किस अवस्था में बनाए रखना है? शोधक्षम में बनाए रखना है। कौन सा अवस्था? शोधक्षम बनाए रखने के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं का सुझाव दिया था। न्यूनतम पूंजी का सुझाव दिया था, यही बेसल कमेटी ने ही दिया था। मानक बैंकों के निपटने के लिए उचित व्यवस्था करने का सलाह दिया आकस्मिक संकट से। ओके, बेसल मानक बैंकों को निपटने के लिए उचित व्यवस्था करने का सलाह दिया, तो वो है आकस्मिक संकट से निपटना है। ठीक है, फिर वित्तीय तनाव की स्थिति में बैंकों को किस अवस्था में बनाए रखने के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता को सुझाव दिया गया, तो शोधक्षम को दिया गया था। शोधक्षम शब्द का आशय क्या है? सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉलिड नहीं, सॉल्वेंट। शोधक्षम शब्द का अर्थ क्या है? सॉल्वेंट होता है। शोधक्षम का मतलब सॉल्वेंट। NPA की मुख्यता किससे संबंधित है? ऋण पुनर्भुगतान से संबंधित है। ऋण का पुनर्भुगतान से संबंधित है। NPA की समस्या है। NPA की समस्या का मतलब ऋण के पुनर्भुगतान से संबंधित है। ओके, बेसल कमेटी ने कहा था न्यूनतम पूंजी आवश्यकता का उद्देश्य बनाए रखेगा, इससे क्या जोखिम कम होगा। किस तिथि में ऋण को NPA घोषित किया जाता है? 90 दिनों तक भुगतान न होने पर। ओके, इस प्रकार आपका क्वेश्चन था दोस्तों। इकोनॉमिक्स का चैनल पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। थैंक यू।